लेट 19th सेंचुरी की बात है। सेंसस ऑफिसर्स लोगों की नाक की चौड़ाई नाप रहे थे और लोगों में होड़ लगा था कि अरे नहीं, देखो मेरा नाक इतना भी चौड़ा नहीं है जितना तुम बता रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंसस के लिए हमें ये सब डेटा क्यों चाहिए। बेसिकली हुआ क्या कि 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ऑफिशियल सर्किल में एक चिंता थी कि जिसे हम रूल कर रहे हैं उनके बारे में हम कितना जानते हैं। उस समय रेशियल थ्योरी एकदम छाया हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि ऐसा करते हैं कि इंडियंस के बारे में हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उनको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं ताकि हम ये जान सके कि कौन सा ग्रुप कैसा है और इससे क्या होगा कि फ्यूचर में हम ऐसे रिवोल्ट को रोक सकते हैं। और इस काम का सबसे बड़ा चैंपियन था हर्बर्ट होप रिजली। इसका मानना था कि कास्ट यानी जाति सिर्फ सोशियो रिलीजियस डिवीजन नहीं है बल्कि एक रेशियल डिवीजन भी है। इस रेसिस्ट एथनोग्राफर के अनुसार लोअर कास्ट लोगों का नाक चौड़ा होता है और अपर कास्ट लोगों का नाक पतला होता है। तो नेजल इंडेक्स के सहारे हम इंडियन सोसाइटी को कैटेगराइज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन कैसा है, और इसीलिए वो सेंसस ऑफिसर्स लोगों की नाक की चौड़ाई नाप रहे थे। अब ऑब्वियसली जो रिजली का एनालिसिस था वो गलत एनालिसिस था, ये एक रेशियल एनालिसिस था। लेकिन अगर कास्ट रेस नहीं है तो है क्या? कहाँ से आई ये जाति और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम के लिए? आज इन्हीं बातों पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं क्रोनो क्लैरिटी और मेरा नाम है विजय त्रिपाठी। जाति का जो मीनिंग आज है वो हमेशा से नहीं था। जाति का रूट वर्ड है जन, मतलब टू बी बॉर्न, और इस जन से बनता है जाति, दैट विच इज डिटरमिन्ड बाय द बर्थ, मतलब जो जन्म से निर्धारित हो। तो जिन चीजों का ओरिजिन सिमिलर हो उसको एक जाति में रखते हैं। एक हिसाब से ये ब्रॉड टैक्सोनॉमिक ग्रुप को डिनोट करता था। जैसे हम लोग बोलते हैं मनुष्य जाति, मींस जिसमें भी मनुष्यता के गुण होंगे उसको हम मनुष्य जाति में रखेंगे। इसी तरीके से और भी क्लासिफिकेशंस होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जाति का मीनिंग बदलने लगा। जाति अब एक इंडोगैमस ग्रुप बन चुकी थी। लोग सिर्फ अपने ही ग्रुप में शादी करते थे। एक हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन भी होता था और इनके बीच प्यूरिटी और पोल्यूशन के सख्त नियम थे। तो ये चेंज आया कैसे? इसके पीछे 5 ब्रॉड रीजंस हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, कास्ट सिस्टम के इमर्जेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ट्राइबल एसिमिलेशन। शुरुआत में वैदिक सोसाइटी 2 हिस्सों में बटी थी, दास और आर्य। ये बर्थ बेस्ड हायरार्की नहीं थी बल्कि अस वर्सेस देम का डिस्टिंक्शन था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक लोग ईस्ट की तरफ बढ़े उनका सामना नए नए लोकल ट्राइब से हुआ। यहाँ एक बड़ी समस्या आती है। ये जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी इसके लिए लैंड और लेबर दोनों चाहिए था। हिस्टोरियंस बताते हैं कि जब जंगल काटे गए तो वहां के रहने वाले ट्राइब्स का घर छिन गया। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो जंगल में और अंदर भाग जाएं या फिर वैदिक सोसाइटी के सिस्टम में लेबर बनकर शामिल हो जाएं। और फिर इन आउटसाइडर को लाना भी जरूरी था क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, लेकिन इन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रेटिफाइड एसिमिलेशन का कंसेप्ट यूज किया गया, जहां अक्सर ट्राइबल चीफ को क्षत्रिय का स्टेटस मिल जाता था और बचे लोगों को शूद्र का। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है अभिरा ट्राइब। शुरुआत में अभिरा ट्राइब एक हुआ करती थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में आने के बाद हमें अभिरा ब्राह्मण मिलते हैं, अभिरा क्षत्रिय मिलते हैं और अभिरा शूद्र मिलते हैं। एक और एग्जांपल है निषाद का। इनका फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे बहुत कंट्रोल था। इनको इंटीग्रेट करने के लिए एक रिचुअल बॉन्डिंग की गई। कौशितकी ब्राह्मण में लिखा है कि एक स्पेसिफिक वैदिक सैक्रिफाइस के दौरान आर्यन यजमान को कुछ दिनों के लिए निषाद के साथ उनकी बस्ती में रहना पड़ता था। उसे वही खाना होता था जो निषाद खाते थे। ये ट्राइब्स एसिमिलेट तो हो रही थी, लेकिन इन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, ये था इनका एंडोगेमी का प्रैक्टिस। ट्राइब्स हमेशा से अपने ही ग्रुप में शादी करते थे और यही तो है एक कास्ट का फीचर। इसीलिए हम धीरे धीरे देखते हैं कि ट्राइबल आइडेंटिटी कास्ट आइडेंटिटी में बदल जाती है। जेनेटिक्स एविडेंस भी बताता है कि 100 BCE से 100 CE के आसपास इंडियन पॉपुलेशन में इंटरमिक्सिंग कम हो गया था। मतलब अब लोग स्ट्रिक्टली एंडोगैमी को फॉलो कर रहे थे और इसी तरीके से ट्राइबल आइडेंटिटी बन जाती है कास्ट आइडेंटिटी। कास्ट सिस्टम का दूसरा बड़ा सोर्स था इकोनॉमी एंड स्पेशलाइजेशन। तो लेबर की कमी तो थी नहीं क्योंकि ट्राइबल्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा रहा था एज अ लेबर। तो अगर अब सरप्लस लेबर है तो सोसाइटी के कुछ लोग फ्री हो गए। अब वो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते थे। ये नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग क्लास धीरे धीरे अलग अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट एक्टिविटी करने लगे। और जब आगे चलकर जैसे जैसे इंडिया में बड़े बड़े शहर बनने लगे, जैसे पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, ये क्राफ्ट और स्पेशलाइज्ड होने लगे। अब हर कोई हर काम नहीं कर सकता था। लोहा पिघलाना, सोना बनाना, कपड़ा बुनना, ये सब हाई टेक स्किल्स थे। इसीलिए ये आर्टिसंस अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन बनाने लगे, जिसे हम श्रेणी या गिल्ड कहते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत सारे गिल्ड्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये लोग अक्सर शहर के एक अलग गली में रहते थे या अलग गांव में, जैसे कुम्हारों की बस्ती, लोहारों का मोहल्ला। इससे इनकी क्राफ्ट सीक्रेट को कोई जान नहीं पाता था और फिर एक गिल्ड दूसरे गिल्ड से सेपरेट भी रहता था। मॉडर्न पीरियड आते आते ये गिल्ड्स बहुत पावरफुल हो गए, लेकिन धीरे धीरे ये गिल्ड का जो बॉन्ड था वो ऑक्यूपेशन से भी बड़ा हो गया, जिसका सीधा एग्जांपल हमें मंडासोर इंस्क्रिप्शन से मिलता है। बात है 1600 साल पहले की। सिल्क आर्टिजन्स का एक गिल्ड गुजरात के लता से मंडासोर माइग्रेट कर रहा था। वहां पहुंचकर इस श्रेणी के लोग अलग अलग काम में लग गए, जैसे कोई आर्चर बन गया, कोई सोल्जर बन गया, कोई स्कॉलर। लेकिन ऑक्यूपेशन बदलने के बाद भी ये लोग अपने आप को सिल्क गिल्ड से ही आइडेंटिफाई कर रहे थे और यही सिंगल आइडेंटिटी आगे चलकर बन जाती है जाति।
इसका और भी एग्जाम्पल हमें मिलता है। जैसे आज हम जानते हैं कायस्थ एक जाति है, लेकिन आज से 1500 साल पहले कायस्थ एक जॉब था जिसे कोई भी अपर वर्ण का मेंबर कर सकता था, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, लेकिन शर्त यह थी कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए था। फिर धीरे धीरे इस जॉब को करने वालों ने अपने बेटे को ये स्किल सिखाया, फिर उनके बेटे ने अपने बेटों को, और फाइनली अर्ली मिडिवल पीरियड आते आते ये जॉब बन जाती है जाति, एक एंडोगेमस ग्रुप। इसी तरीके से कर्नाटका के रेवेन्यू ऑफिशियल्स हेगड़े भी समय के साथ जाति बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्पेसिफिक जॉब धीरे धीरे हेरिडेटरी बन जाता है और उसे एक अलग आइडेंटिटी मिलने लगता है। फिर धीरे धीरे इस ग्रुप के लोग आपस में ही शादी करने लगते हैं, और यही तो है क्लासिकल डिफिनेशन कास्ट का। और तीसरा रीजन था रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म। हिस्ट्री में कई बार ऐसे सेंट्स और गुरुज हैं जिन्होंने कहा कि जात पात गलत है, सब इंसान बराबर है, जैसे बसवन्ना, कबीर, जाम्बेश्वर। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि पुराने रीति रिवाज छोड़ो, छुआछूत को खत्म करो, जात पात को खत्म करो। लेकिन यहाँ पे एक हिस्टोरिकल आयरनी हो गई। जब इन लोगों ने पुरानी सोसाइटी के रूल्स तोड़े तो जो ऑर्थोडॉक्स मेंबर थे सोसाइटी के, उन्होंने इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। मींस इनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, शादी करना, ये सब बंद हो गया। अब नतीजा क्या निकला? ये रेबल्स अब एक आइसोलेटेड ग्रुप बन गए। अब शादी इसी ग्रुप के अंदर होने लगा। सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास इसे सेक्ट टर्न्ड कास्ट कहते हैं। मतलब जो ग्रुप कास्ट को तोड़ने चला था वो खुद एक नया कास्ट बन गया। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जो राजस्थान का बिश्नोई कास्ट है, शुरू में एक सेक्ट था जो जाम्बेश्वर के 29 नियमों को फॉलो करता था, जैसे पेड़ नहीं काटना, मरे को दफनाना। 29 इसलिए 20 नोई। अब इस ग्रुप के लोग ओरिजिनली जाट और राजपूत थे, लेकिन एक बार आप बिश्नोई ग्रुप में चले गए तो एग्जिस्टिंग जाट और राजपूत ने इनके लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। तो वही प्रोसेस हुआ, ये एक एंडोगेमस ग्रुप बन गए और फाइनली एक अलग जाति। लेकिन कर्नाटका के लिंगायस का तो केस और भी कॉम्प्लेक्स है। 12th सेंचुरी में बसवन्ना ने एक मूवमेंट चालू किया, ब्राह्मणों के खिलाफ, वेद के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि वेद को मत मानो, इक्वालिटी में बिलीव करो। लेकिन आयरनी ये है कि लिंगायस ने अपने अंदर ही एक मिनिएचर कास्ट सिस्टम बना लिया। उन्होंने ब्राह्मण्स को हटाकर अपने खुद के प्रीस्ट बना लिए जो सबसे ऊपर बैठे हैं। आज लिंगायत सिंगल कास्ट नहीं बल्कि कास्ट का एक क्लस्टर है। इसमें भी वैसे ही ऊंच नीच है, डिफरेंशिएशन है, जो ओरिजिनली ये लोग रिजेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म ने हमें दिखाया कि आप इंडिया में चाहे जो भी नया आइडिया ले आओ, सोसाइटी उसे घुमा फिराकर कास्ट के ही ढांचे में डाल देती है। तो अब चलते हैं 4th रीजन पर, माइग्रेशन एंड फिशन। मान लीजिए आज से 1000 साल पहले एक गोल्ड स्मिथ का पूरा गिल्ड बहुत दूर कहीं माइग्रेट कर जाए। अब नई जगह पर उनका कल्चर वहां के लोकल से अलग होगा। इस कल्चरल डिफरेंस के कारण वो लोकल सुनार के साथ शादी करने के बजाय अपने ही ग्रुप में शादी करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये सुनार का गिल्ड बन जाता है एक नया जाति। डिस्टेंस ने उन्हें अपने पुराने लोगों के साथ काट दिया और कल्चर ने उन्हें नए लोगों से मिलने नहीं दिया। ये प्रोसेस हमें गरवरे कास्ट में देखने को मिल जाता है। ये लोग ओरिजिनली नॉर्थ इंडिया के मर्चेंट्स थे। फिर 10th और 11th सेंचुरी में ये लोग कर्नाटका माइग्रेट किए, लेकिन ये लोग कर्नाटका के ट्रेडिंग पॉपुलेशन के साथ मर्ज ना होकर अपना खुद का एक आइडेंटिटी बना के रखे थे। फिर वही प्रोसेस शुरू होता है, होम टाउन से इतना दूर, तो धीरे धीरे एक अलग कास्ट आइडेंटिटी इमर्ज होने लगी और एक अलग गरवरे कास्ट बन जाता है। लेकिन सिर्फ दूरी ही नहीं, स्टेटस भी कास्ट को तोड़ता है। सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास इसे फिशन कहते थे। होता यह था कि अगर कोई कास्ट का एक हिस्सा अमीर हो जाता था तो वो अपने गरीब रिश्तेदारों से अलग होना चाहता था। लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं था, वो लोग अब ये क्लेम करते थे कि हम तुमसे ज्यादा प्योर हैं। वो मांस मदिरा छोड़ देते थे और अपने गरीब कजन्स के यहाँ शादी करना भी बंद कर देते थे, और इस तरह एक कास्ट टूट करके दो अलग अलग सब कास्ट बन जाती है। तो कास्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, ये एक अमीबा की तरह थी जो लगातार टूटती और बनती रहती थी। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ट्राइब, जॉब, रिलीजन, माइग्रेशन ने कास्ट बनाया। लेकिन इनको लॉ बनाने वाला कौन था, इनको फ्रीज करने वाला कौन था? ये था सबसे पावरफुल प्लेयर, वो था स्टेट, सरकार या सत्ता। एंशिएंट और मिडवल इंडिया में राजा सिर्फ रूलर नहीं था बल्कि वो कास्ट का सुप्रीम जज था। हिस्टोरियन सुमित गुहा बताते हैं कि अगर किसी गांव में कोई झगड़ा हो जाता था कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं, तो ये मंदिर का पुजारी नहीं तय करता था बल्कि राजा का दरबार तय करता था कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं। पेशवा पीरियड का रिकॉर्ड दिखाता है कि सरकार डिसाइड करती थी कि कौन जनेऊ पहनेगा कौन नहीं। अगर किसी नीची जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति को कॉपी करता था तो उसे गुनहगारी यानी फाइन देना होता था। एक बार तो टेलर के कास्ट के डिस्प्यूट से स्टेट ने 25,000 रुपए कमाए थे। यानी कास्ट रेगुलेशन सरकार के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स बन चुका था। इसी में दूसरा बड़ा रीजन था टैक्स और आर्मी। हर सरकार को रेवेन्यू चाहिए। मुगल्स और मराठा के टाइम में अलग अलग कास्ट पर अलग अलग टैक्स लगता था, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स को ये रिकॉर्ड रखना पड़ता था कि कौन किस जाति का है। इसी तरह आर्मी में एंट्री लेने के लिए मार्शियल रेसेस का कंसेप्ट यूज किया गया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि सिर्फ स्पेसिफिक कास्ट के लोग जैसे जाट, सिख, डोगरा, यही लोग सिर्फ आर्मी में लड़ सकते हैं। नतीजा क्या निकला? नौकरी बचाने के लिए लोगों ने अपनी कास्ट आइडेंटिटी को और स्ट्रिक्ट कर लिया। जैसा सुसन बेली का कहना है कि कॉलोनियल आर्मी रिक्रूटमेंट ने कास्ट बाउंड्रीज को पत्थर की तरह सख्त कर दिया। तो दोस्तों, कास्ट सिस्टम कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था। ट्राइब सेटल हुए लैंड के लिए,
गिल्ड्स क्लोज हो गई ट्रेड सीक्रेट्स के लिए, सेक्ट्स अलग हो गए रिलीजन के लिए, माइग्रेशन ने ग्रुप्स को तोड़ा ज्योग्राफी के लिए, और फाइनली स्टेट ने इन सबको रिकॉर्ड और फ्रीज कर दिया पावर और टैक्स के लिए। इन 5 फैक्टर्स ने मिल करके उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाया जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। आप देख रहे थे क्रोनो क्लैरिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में।